अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। वर्ल्ड बैंक के कंट्री हेड ने कहा है कि पाकिस्तान का मौशी मॉडल नाकारा हो चुका है। अब पाकिस्तान की मईशत हो जाए या दीगर हमारे जो मॉडल्स हैं उनमें हमने कितनी तरक्की हासिल की, उसका अंदाज़ा हम खुद लगा सकते हैं कि किसी भी मुल्क की जो मईशत होती है वो आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं करती। ये नहीं हो सकता कि आपका इंसाफ का मॉडल नाकाम हो, आपका सेहत का मॉडल नाकाम हो, आपका तालीम का मॉडल नाकाम हो, आपकी हर दूसरी जो चीज़ है मुल्क की वो नाकाम हो, लेकिन आपकी मईशत कामयाब हो जाए। लेकिन इसके अंदर एक और बात भी उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान की मईशत है वो सिर्फ अशराफिया को सर्व करती है, यानी अशराफिया के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है। अगर कहीं पे कोई तरक्की भी होती है तो उसका फ़ायदा सिर्फ अशराफिया को होता है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की अशराफिया सालाना तकरीबन 17 अरब डॉलर की मारात लेती है। अब ऐसा मुल्क जहाँ पे आम आवाम के लिए रोटी का मसला है, दीगर मसाइल हैं, वहाँ पे अशराफिया अपने लिए 17 अरब डॉलर की मारात लेती है। बड़े बड़े इनके प्रोटोकॉल होते हैं, बड़े बड़े काफ़िले होते हैं, दुनिया भर में ये सैरें करते हैं और दुनिया को जाके बताते हैं कि जनाब हमारी मईशत दुरुस्त नहीं है, आप हमारी मदद करें। लेकिन आपका जो मौशी मॉडल है वो वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है, उसकी हालत ये है कि वो गरीबों के लिए तो कुछ करता ही नहीं है, वो उनके लिए तो बिल्कुल नाकारा है। आप देख लें कि जब हमारे हुक्मरान बाहर जाते हैं तो वापस आके वो हमें क्या बताते हैं कि मुल्क की मईशत की क्या हालत है। ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म हमें बता रहे हैं कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, यानी हम मांगते हैं दुनिया भर से। और ये कोई एक हुकूमत की कहानी नहीं, ये 75 साल की स्टोरी है। और उसके साथ फिर आप देखें कि एक तरफ हम ये बता रहे हैं कि हमें दुनिया से मांग के गुजारा करना पड़ता है, लेकिन जिन लोगों से हम मांगने जाते हैं, आप उनके हुक्मरानों के प्रोटोकॉल देखें, आप उनके अफसरान के प्रोटोकॉल देखें और आप पाकिस्तान के अफसरान के प्रोटोकॉल देखें। इस्लामाबाद के किसी भी कोने में आप 5 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, उसके दौरान ही आपको कोई ना कोई ऐसा काफिला गुजरता हुआ नजर आएगा कि जहाँ पे एक अफसर साहब जा रहे हैं और पीछे पुलिस की गाड़ियाँ हैं, दीगर गाड़ियाँ हैं। क्या ये सारा प्रोटोकॉल हम अफोर्ड कर सकते हैं? लेकिन बात वही है, लगता यह है कि ये निज़ाम जो है ये सिर्फ अशराफिया को सर्व करता है, उसके अलावा जो आम बंदा है उसके लिए इस निज़ाम में कुछ भी नहीं है। जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया, अगर आपके मुल्क में इंसाफ का निज़ाम दुरुस्त नहीं है, तालीम का निज़ाम दुरुस्त नहीं है, आपकी सियासत जो है वो भी आपके सामने है, कि आपका जो जमहूरी मॉडल है वो भी आपके सामने है, तो ऐसे हालात में हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जनाब मईशत जो है वो तरक्की करेगी। एनीवे, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा इस वक्त जो मुल्क के सियासी हालात हैं, कोशिश होगी कि अपने मेहमानों से उन हालात के ऊपर डलवाएं। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में, मेरे साथ मौजूद हैं हसन अयूब साहब, उसके साथ साथ गरीदा फारूकी साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं और एसआर राना साहब भी। आप तीनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया, तीनों सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हसन, ये जो निज़ाम है ये क्या सिर्फ अशराफिया के लिए, मतलब किसी की भी हुकूमत हो, अब वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है कि जनाब ये मईशत में अगर तरक्की भी होगी तो मेरे और आप जैसे बंदे के लिए नहीं, ये सिर्फ अशराफिया के लिए। ये आप सही कह रहे हैं। यानी आप देख लें कि हमारे यहाँ एक मरात याफ्ता तबका है, चाहे जिसकी हुकूमत हो, नवाज़ लीग की हुकूमत है, पीटीआई की गवर्नमेंट है या पीपल्स पार्टी की है, तो उनकी मरात कभी रुकती नहीं है। चाहे वो निगरान हुकूमत आज की है, इनको मरात मिलती रही हैं, मिलती रहेंगी। हाँ, यानी आपके ऊपर जो टैक्सेस आपने लगाने हैं या अपनी हुकूमत ने अपनी आमदन बढ़ानी है, तो वो एक मिडिल मैन जो मिडिल क्लास के लोग हैं उसके ऊपर लगा देंगे। जिस तरह आप देख लेंगे जो टेलीविज़न, पाकिस्तान टेलीविज़न का लाइसेंस की फ़ीस है वो हर गरीब से गरीब आदमी पे करता है जिसके घर में बिजली लगी हुई है। तो या तो आप बिजली का जो मीटर है वो कटवा दें, तभी आपकी जान छूट सकती है पीटीवी के लाइसेंस की फ़ीस से। तो इस किस्म की ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके ऊपर जो है वो बड़ी मुसल्लत हैं। तो इसके लिए जो वे आउट है, इसका वे आउट जो है वो अभी मुझे बज़ाहिर कम से कम मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन किसी न किसी टाइम पर लोगों को खड़ा होना होगा। एक वजह यह भी है कि हम इस पर डिस्कस बड़ा कम करते हैं, दीगर चीज़ों के ऊपर बड़ी हमारी जो है मीडिया की भी तवज्जो होती है, मईशत को उतनी अहमियत नहीं हम देते। नहीं, मईशत की बात नहीं है, हमारी जो हुकूमतें हैं उनके रवैये की बात है। कि एक ज़माने में होता ये था कि जो आप आदमी इक़्तिदार में आ गए तो फिर आपकी जो ना आप मईशत को कर लेते थे काबू। अब जो है जो सरमाएदार हैं वही आपकी हुकूमतों को काबू कर लेते हैं। वो क्या करते हैं कि वो पीपल्स पार्टी के ऊपर भी अपनी जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो मुस्लिम लीग नवाज पर भी करेंगे, वो पीटीआई पर भी करेंगे। तो जो सी भी हुकूमत इक़्तिदार में आएगी उनका इक़्तिदार और उनकी मराद जो है वो बरकरार रहती हैं। एक्चुअल पॉइंट तो ये है। ठीक है। अच्छा गरीदा, अब जिस तरह ये वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अशराफिया
उनको सर्व करता है ये सारा सिस्टम। उसमें मईशत का जिक्र है यहाँ पे, लेकिन आप समझती हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है ये जो इकोनॉमिक मॉडल है हमारा, ये सिर्फ उसका नाकारा होना एक खबर है, या फिर ओवरऑल जो हमारा तमाम तर सिस्टम है वो नाकारा हो चुका है? बड़ी खबर वो है। बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब, इट्स अ प्लेजर टू बी इन योर प्रोग्राम। और मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं एक ऐसा सहाफ़ी हूँ कि जो आवाम से बात करता है। रोज़ाना की बुनियाद पे हमारी हर तबके से बात हो रही होती है, उसमें गरीब तबका भी है, उसमें मिडिल क्लास तबका ख़ास तौर पे है, अमीर तबका भी है, अशराफिया जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो कि हुकूमतों में होते हैं, इक़्तिदार में होते हैं, ब्यूरोक्रेसी हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वगैरह वगैरह, लैंडलॉर्ड्स वगैरह, फ्यूडल लॉर्ड्स वगैरह, इंडस्ट्रियलिस्ट, इन सब से हमारी बातचीत रहती है कहीं ना कहीं माहौल पे। और उससे बढ़ के मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ जिसने अपना बिजली का बिल पे करना है, जिसने अपना गैस का बिल पे करना है, जिसने अपने घर का रेंट अदा करना है, जिसने अपनी सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स भी खुद हायर करने हैं अपने घर पे, जिसने पानी साफ, आप नल खोलें साफ पानी, आप नल का पानी तो नहीं पी सकते ना। यूरोप में आप जाएं, वेस्ट में आप जाएं, आप वहां नल का पानी पीते हैं, आप टैप खोलते हैं, टैप वाटर पीते हैं आप वहां पे। यहाँ पे मुझे अपना साफ पानी पीने के लिए उसकी मुझे अलग से सर्विस हायर करनी पड़ती है पैसे देके। किसी के बच्चे हैं तो उसको अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने के लिए प्राइवेट स्कूलों में डालना पड़ता है, अच्छी सेहत देनी है तो प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है। बावजूद इसके कि मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं टैक्स भी देती हूँ, रेगुलरली टैक्स देती हूँ, उसके बावजूद मुझे स्टेट की तरफ से, रियासत की तरफ से, इस मुआशी मॉडल की तरफ से, इस सिस्टम की तरफ से कोई फायदा नहीं मिल रहा। फिर फायदा क्या है इस रियासत में रहने का, पाकिस्तान में? ये आम शहरी, आम पाकिस्तानी आज सवाल कर रहा है। हम भी उनके पास जाते हैं तो कम से कम ये सवाल करते हैं, लेकिन ये अच्छा, यहाँ पे गरीदा आपको गरीदा ये लगता है कि जो आम शहरी है उसकी ख्वाहिशात बहुत ज्यादा हैं, कि या फिर वो बुनियादी चीजों का कहता है कि यार रोटी का कपड़ा, बिजली, गैस का बिल? नहीं, सर्दियों में इतनी शदीद कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, अगर किसी का दिल करता है कि उसका घर वार्म हो, वो हीटर चला सके, तो अफोर्ड कर सकता है क्या? जितना गैस की कीमत बढ़ा दी है, क्या गीजर अफोर्ड कर सकता है? कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इस वक्त जो हालात हैं। मईशत का आपका भट्टा बैठा हुआ है, स्टॉक मार्केट अपनी मस्ती में, आग लगी हुई है बस्ती में, स्टॉक मार्केट अपनी मस्ती में। लेकिन अभी उसका भी आपने डिबैकल देख लिया। अभी चंद दिन पहले, कल जो है मेरा ख्याल है, जिस तरह परसों फ्लॉप हुई है स्टॉक मार्केट इंडिकेटर नहीं होता। हमारे यहाँ बड़े बड़े अफलातून, अरस्तु वो बगले बजा रहे थे, ड्रम बजा रहे थे कि देखें जी वाह वाह वाह, स्टॉक मार्केट कितनी चढ़ गई है। स्टॉक मार्केट इंडिकेटर नहीं है। यहाँ आप इसको समझने की ये कैसीनो है कि जहां पर जिसके पास पैसा है वो पुट इन कर रहा है, लगा रहा है वगैरह वगैरह। अब देखिए इस बिजली के रेट के साथ, इस गैस के रेट के साथ आपकी इंडस्ट्री कैसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इतनी महंगाई में लोन की आपका जो इंटरेस्ट रेट है, उस इंटरेस्ट रेट पे कोई आपसे कर्जा लेगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक तो हमारी ये जो यूटिलिटी बिल्स वगैरह हैं ये इतने महंगे हैं, फिर आपकी गैस, बिजली जो है जो आप इंडस्ट्री को प्रोवाइड कर रहे हैं उसका भी असर पड़ता है मईशत पे। अच्छा, लेकिन एहसार राना साहब, ये जो मईशत की हालत है इसको हमें आइसोलेशन में देखना पड़ेगा। जो वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर कह रहे हैं कि जी मौशी मॉडल नाकाम हो गया है, तो क्या हमारा इंसाफ का मॉडल कामयाब है? हमारा सेहत का मॉडल कामयाब है? क्या किसी मुल्क में ऐसे हो सकता है कि बाकी सारे मॉडल नाकाम हो और जो मईशत का मॉडल कामयाब हो जाए? अच्छा देखिए, चूंकि मईशत का बराह रास्त ताल्लुक जो है उस खित्ते पे रहने वाले लोगों के साथ होता है, उनकी जिंदगी जो है वो उससे जुड़ी होती है। अब डेफिनेटली एक अच्छे मुआशरे के लिए इंसाफ, तालीम, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपके पास खाने को पैसे ही नहीं है, तो जिंदा रहने का जवाज़ ही नहीं है, तो बाकी चीज़ें जो हैं वो सानवी हो जाती हैं। अब वर्ल्ड बैंक के जो डायरेक्टर का आज आया, और ये कोई नई बात तो है नहीं, वो हमारे लिए कोई अचंभे की या अनोखी बात नहीं है कि जी उन्होंने कोई बम फाड़ दिया और हमारे इल्म में ही नहीं थी ऐसी बात। तो ये तो हमारे सामने है, रोज लोग हमारे सामने भूखे मरते हैं, रोज बरामदों में हॉस्पिटल्स के लोग मेडिसिन और इलाज के लिए एडिया रगड़ते हैं। हम अपने घरों में बच्चियों को जायज ना मिलने पे बूढ़ी होते देखते हैं। कभी हमने उनका तयन करके उनका एहतसाब किया? 1990 की दहाई में इंडिया भी इसी तरह की कैफियत का शिकार था। नरसिम्हा राव आए और डिफॉल्ट के करीब था इंडिया, फिर उन्होंने उसे ना सिर्फ निकाला और आज ये इंडिया एक दुनिया की तीसरी चौथी बड़ी इकोनॉमी है। उसी दौर में मियां नवाज शरीफ साहब को लॉन्च किया गया वजीर खजाना के तौर पे, और उसके बाद वो 11 मरतबा वजीर आला, वजीर आजम और उनके कोडम वजीर खजाना 41 साल से
ठीक, वो पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए और इस सागदार बराह रास्त मईशत के साथ जुड़े हुए। 4 दफा ये IMF के पास गए, 11 दफा पीपल्स पार्टी गई। नतीजा ये हुआ कि 24 करोड़ लोग जो हैं वो कर्जदार हो गए और ये खानदान जो है ना अरबों खरबोपति हो गए। तो जब नाइंसाफी आपको नजर आ रही हो और आप बार बार एक ऐसा तजर्बा दोहरा रहे हो जिसके सबब आप तबाही के दहाने पे गए या गड्ढे में गिर चुके हैं, तो फिर क्या कहा जा सकता है? कंट्री हेड कुछ भी कहे, कोई ये पहली दफा नहीं कहा, IMF का कोई अब कब से चीख रहा है, इकोनॉमिस्ट कब से चीख रहे हैं, लेकिन ये कि अगर आप इस तरह के तजर्बात जारी रखेंगे इस कौम के साथ तो इससे भयानक नतायज 74-70 अरब डॉलर आपने आगे जाके लोगों का वापस करना है और आपके पल्ले तेला भी नहीं है। ठीक है, मैं जरा हसन अयूब साहब से भी उनकी टेक लेता हूं। हसन साहब, देखिए ऑब्वियसली इसमें हम सियासी लिहाज से तनकीद तो कर सकते हैं, लेकिन क्या ये एक ऐसा नुक्ता है कि जिसके ऊपर कोई इत्तेफाक हो सकता है? अब हमें जिस तरह राना साहब ने भी फरमाया कि कंट्री जो हेड हैं या डायरेक्टर हैं उन्होंने हमें बताया कि हमें खुद नहीं नज़र आ रहा कि यार हम किस हालत पे पहुंच चुके हैं। देखिए काज़मी साहब, पहली बात तो मैं राना साहब की बात करूंगा। नरसिम्हा राव साहब जब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे तो उस टाइम नवाज शरीफ साहब यानी पंजाब के वज़ीर ख़जाना नहीं थे। ये बात थोड़ा सा मतलब 1990 में नवाज शरीफ साहब जो है वो आई बिलीव प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बन गए थे। वो वज़ीर ख़जाना तो नवाज शरीफ साहब पंजाब के ज़िया उल हक के दौर में थे। वो थोड़ी सी करेक्शन है, बहरहाल ठीक है, वो उनका अपनी एक बात करनी थी, मैंने कहा थोड़ी सी तस्दीक कर दूँ। देखिए बात अगर देखा जाए तो अगर हमें क्या देखना है, हमें कोई वर्ल्ड बैंक की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी भी दुनिया के जो है वो इक़्तिसादी माहिर को बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए फंडामेंटल टेस्ट क्या है, यानी एक मिडिल क्लास फैमिली के घर में जाएं, उसके घर का देखें कि किचन चल रहा है या नहीं चल रहा, बावर्ची खाना जिसे कहते हैं ना, वहाँ पर जो खड़ी हुई खवातीन जो काम कर रही हैं, आप उनसे 4-5 का सैंपल लेके पूछ लें कि हालात क्या चल रहे हैं। अच्छा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया कि ये हमें सब नजर आ रहा है, लेकिन क्या हमारे सियासतदान इसके ऊपर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरह कोई चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर सकते हैं? हम देख रहे हैं हमारे इदारों की भी तवज्जो है, आर्मी चीफ भी कहते हैं कि जनाब मईशत पे तवज्जो दो, हर दूसरा बंदा कह रहा है, तो ये सियासतदान क्यों नहीं कर सकते इस पर? देखिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए तो आई बिलीव कि जब लीडर ऑफ द अपोजिशन थे शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने पार्लियामेंट में कौमी असम्बली के फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर पेशकश की थी इमरान खान साहब को, जो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ है, बट ही रिफ्यूज़ इवन देन के वहाँ पर रिफ्यूज़ किया कि जब उन्होंने यानी हिंदुस्तान ने हमला किया पाकिस्तान के ऊपर तो तमाम जो है सियासी और अस्करी क़यादत ने मिल बैठना था। तो उस मुलाकात के अंदर उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो आज बानी चेयरमैन है, वो मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा मैं इनके साथ बैठना पसंद नहीं करता। तो कुछ रवैये हमारे हुक्मरानों के भी गलत रहे हैं, सियासतदानों के भी गलत रहे हैं, और कुछ हमारा अपना कसूर भी है। तो अगर फेयर बात करनी है, अगर फेयर बात करनी है तो बहसियत कौम, क्योंकि हम लोगों ने ही मुंतखब किया गलत हुक्मरानों को, हम लोगों ने ही जो है ये तमाम सहूलतकारी फराम की, यानी उसमें मैं भी कसूरवार हूँ, काज़मी साहब आप भी हैं, और ये जो कैमरा मैन जितना भी आपका स्टाफ है ये भी है, इक्वली है, हर पाकिस्तानी शहरी है। तो अभी यानी अगर आप उस पर माइनस कर दें जो डिक्टेटर अपनी मर्जी से आए हैं ना, जो बाकी जितने भी पॉलिटिशियंस को हमने अपने ऊपर मसलत किया, ठीक किया, गलत किया है, लेकिन वो हमारे ही फैसले थे। अब भी हमारे पास वक्त आया दोबारा, अभी भी हम अपनी राइट चॉइस करें और पाकिस्तान के मुफाद के लिए तमाम सियासी अस्करी क़यादत को मिल बैठना होगा और पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालना होगा। अदरवाइज खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की जो माशी मुश्किलात ज़्यादा बढ़ेंगी तो फिर लोग भी जो है वो तंग आएंगे। जब किसी को खाने के लिए रोटी नहीं मिलेगी और उसके बच्चे भूखे सो रहे हैं, तो आप यकीन करें कि आप जैसा और मेरे जैसा वाइट कॉलर आदमी बाय रोड पर चल नहीं सकेगा। ठीक है, यहाँ पे वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो देखेंगे कि मुल्क की सियासत। वेलकम बैक। लगता है कि जिस तरह वर्ल्ड बैंक हमारी मईशत से थोड़ा सा मायूस है, बहुत सारे सियासतदान हमारी सियासत से लगता है मायूस होते जा रहे हैं। बड़े बड़े नाम हैं जो इस दफ़ा इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले रहे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब नून लीग के बड़े लीडर हैं, माजी में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। उन्होंने भी ये गालिबन फ़ैसला किया है कि वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। इसके अलावा मिफ्ता इस्माइल साहब का नाम है। असद उमर साहब, वो असद उमर साहब जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त करना था, और हमें बताया गया था कि ये असद उमर वो हैं जो IMF को भी हमेशा के लिए फारिग कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल लगता है कि वो सियासत से फारिग हो गए हैं और उन्होंने भी सियासत से जो है फ़िलहाल उसको कंटिन्यू ना करने का फ़ैसला किया है। इसी तरह अली जैदी साहब हैं, फ़रख हबीब साहब हैं, फैसल वाडा साहब हैं, और भी लंबी लिस्ट है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अच्छा गरीदा, अब आपको क्या लग रहा है कि हमारी जो मईशत है के साथ साथ लोग अब सियासत से भी मायूस होते जा रहे हैं?
नहीं, सियासत से मायूस नहीं हुए लोग, क्योंकि अभी भी नौजवानों की बड़ी तादाद आप देखते हैं जो व्हाट्सएप पे है, सोशल मीडिया पे है, और उनका बड़ा इंटरेस्ट है सियासत के अंदर। और इन्हीं व्हाट्सएप सोशल मीडिया अकाउंट्स की वजह से तो कहा जाता है कि ये एक मखसूस पार्टी इस वक्त मुल्क की सबसे पॉपुलर पार्टी है। तो अगर सियासत में लोगों का इंटरेस्ट ना होता हो तो फिर ये सोशल मीडिया का जो एक फसाद हमें नजर आता है, एक प्रोपेगेंडा हमें नजर आता है, एक हाइप नजर आती है, फिर कैसे नजर आए? सियासतदानों से अलबत्ता लोग मायूस हो चुके हैं। अभी भी जैसे बिलावल भुट्टो ने कल कहा गड़ी खुदावक जलसे में कि लाहौर की क्या यही किस्मत रह गई है कि चौथी बार भी एक ही शख्स को मुसल्लत किया जाए। उस पे नून लीग के एक रहनुमा थे मेरे प्रोग्राम में, उन्होंने कहा जी लाड़काना की भी तो यही सूरत हाल है, वहां पर भी मुसल्लत किए जाते हैं, हम तो नहीं कहते बार बार। तो लोग इलेक्ट करते हैं, लोग चूज करते हैं, अपना इंतखाब करते हैं, लेकिन जब तक सियासतदान डिलीवर नहीं करेंगे ना, आप देखें ये नया इलेक्शन आ रहा है, इस नए इलेक्शन से हमें क्या तवक्कुआत है? अभी तक आप देखें चंद एक पार्टियों के अलावा कोई मंशूर अपना नहीं दे सका, किसी के मंशूर में कोई नई चीज नहीं है, कोई नई बात नहीं है। अभी एक मजेदार बात मैं आपको बताऊं, ये क्रिसमस पे अभी मैंने चंद अपने मसीही भाइयों को बुलाया हुआ था, वो अपना रोना रो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान बहुत कुछ हमें देता है, लेकिन सेंसस में आप हमारी तादाद घटा देते हैं। यही शिकवा जो है आप कराची की आबादी में देखेंगे, यही शिकवा आप बलूचिस्तान में देखेंगे। वो कहते हैं जी हमारी आबादी को आप घटा रहे हैं। यही शिकवा आप खैबर पख्तूनख्वा में देखेंगे, साउथ पंजाब में देखेंगे। तो जब आप लोगों को काउंट ही नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास एक केक है, उसके कितने पीसेस आपने करने हैं? 10 करने हैं, 20 करने हैं, 100 करने हैं, कितने पीसेस आपने करने हैं? अच्छा, वैसे गरीदा जो है ना, कल हमारे शो में राजा रियाज साहब ने कहा, बिलावल साहब ने तो कहा है ना कि जी चौथी बार उनको वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा, और उस पर बिलावल साहब को एतराज़ है। राजा रियाज साहब ने कहा है कि मियाँ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे और जरदारी साहब अपने हाथों से बनाएंगे। चलेंगे तो सियासी बयानबाजी, इलेक्शन के नजदीक ऐसे बहुत से बयानात हमें नजर आएंगे। बट मेरा एक और पॉइंट भी है आपकी इजाजत से, अतर काज़मी साहब, खवातीन की शमूलियत। इस वक्त आप जितने भी देख ले, खासतौर पे मुस्लिम लीग नून, क्योंकि उनका दावा है कि अगली हुकूमत वो बनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की भी आप मखसूस नशिस्तें देख ले, पीटीआई की भी आप देख लीजिए जब सामने आएगी, फलां की ये, फलां की वो, फलां की बहन, फलां की माँ, फलां की कजन, फलां की बीवी, फलां की फूफी, ये वाली लिस्टें बन रही हैं। तो ये आप किस तरह से खवातीन को, आप वर्कर्स को शमूलियत फिर किस तरह से दे रहे हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिर्फ यही नहीं, आप जो डायरेक्ट नशिस्तें हैं जो बाय इलेक्शन होती हैं, बाय कॉन्टेस्ट होती हैं, उनको खवातीन के लिए क्यों नहीं खोलते? आप कब तक मखसूस नशिस्तों पर बिठाए रखेंगे? ठीक है, मैं जरा राना साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है गरीदा ने कि एक तो वही जो खानदानों के अंदर चीज़ें बढ़ती रहती हैं कि अंधा जो है अपने ही ख़ानदान के अंदर रेवड़ियाँ बांट रहा है, तो वो सियासी जमातों के अंदर भी जो बाअसर लोग हैं उनको ही सीटें भी मिलती हैं, रिज़र्व सीटें भी मिलती हैं, टिकट्स का मामला भी हमारे सामने है। लेकिन एक और बात भी गरीदा ने कही कि ये जो सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा एक जमात की पॉपुलैरिटी नज़र आती है, ये बुनियादी तौर पर एक तरह से तो अच्छी चीज़ इस तरह भी है कि जिस तरह उन्होंने कहा कि आवाम का इंटरेस्ट है, लेकिन उसके साथ साथ प्रोपेगेंडा भी होता है। अगर देखें, बात यह है कि लोग बैठे हैं तो पाकिस्तान के ना, दूसरी बात यह कि अगर सोशल मीडिया पे कुछ आप समझते हैं कि ये सब प्रोपेगेंडा है, तो मुस्लिम लीग नून ने भी कोशिश तो की थी एक दफा, वो एक पूल शूल कराया था जो फिर डिलीट भी करना पड़ गया था। तो फिर आप इस तरफ ना जाए ना जो आपको नहीं यकीन कि ये सही ओरिजिनल है। दूसरी चीज ये कि जो अभी आप सवाल कर रहे थे, देखें अगर जमहूरियत का मतलब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, इसहाक डार और हमजा है, या बेनजीर भुट्टो साहब, बेनजीर, जरदारी, बिलावल और फिर उनकी साहबजादी हैं, या इमन वली, नसीम वली, वली खान, ये हैं, या फजलुर रहमान, मौलाना, उनके वालिद मोहतरम, उनके बेटे, तो फिर ये जमहूरियत तो ताश के पत्तों की तरह है, 52 पत्ते फेंटे जाए, कभी बेगम ऊपर आ जाएगी, कभी गुलाम ऊपर आ जाएगा। लेकिन इस इलेक्शन में बहुत बड़ी तब्दीली आई है, और इसका क्रेडिट वो अडयाला में बैठे हुए मासूम खान को जाता है, जिसने 90% इस बार टिकटें जो है ना वो तालीम याफ्ता पढ़े लिखे लोगों को और नए लोगों को दी है। इनमें कोई जगादरी पुराने चेहरे आपको पीटीआई में बहुत थोड़े नजर आएंगे इस बार। जितने लोग हैं वो तालीम याफ्ता हैं, वकील हैं, इस तरह इस लेवल के लोग हैं और वो नौजवान हैं। तो इनकलाब तो एक इस इंतखाब में ये नजर आ रहा है
ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सियासी जमातें वहीं पे अड़ी हुई हैं कि आपने वहां से सफदर साहब के हल्के से मियां साहब लड़ेंगे, मरियम लड़ेंगी, बिलावल और वो लड़ेंगे। दूसरी जानिब मासूम खान ने तो टिकटें ये आम लोगों को दे दी हैं। तो ये बहुत बड़ा इंकलाब होगा, क्योंकि ये मेरा यकीन है कि अगर इंतखाबात ठप्पे तक पहुंच गए और संदूकड़ियों तक पहुंच गए तो इन संदूकड़ियों से जो रिजल्ट निकलेगा वो पाकिस्तान की तारीख मुरतब करेगा। मैं तो बड़ा जिसे कहते हैं ऑप्टिमिस्ट हूं इन इंतखाबात से कि इस इंतखाबात ने एक नई जहत दे दी है मासूम खान ने कि एक आम आदमी को, नौजवान तबके को आगे बढ़ने का मौका दिया। यही वजह है कि ये जो पुराने खिलाड़ी हैं बहुत सारे इस रिटायरमेंट ले चुके हैं। कुछ ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट उठाया कि इलेक्शंस में कोई सरप्राइज भी आ सकता है। हसन अयूब साहब, रावी क्या लिख रहा है इस हवाले से? क्या हो सकता है, कौन सी जमात कोई सरप्राइज दे सकती है, या मियाँ साहब ही वज़ीर आज़म हैं? जिस तरह कल राजा रियाज साहब भी कह गए, जो मर्जी ये लोग कहते रहे, ये खुद बनाएंगे मियाँ साहब को वज़ीर आज़म। नहीं, किसी हद तक जो राजा रियाज साहब की बात है वो उसमें बायस है। मतलब आप देख लें कि वो तो ज़ाहिर बात है मुस्लिम लीग नवाज़ का हिस्सा हैं, तो उन्होंने तो अपने ही लीडर को कहना है कि जी वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। मामला तो पंजाब का है। पंजाब के अंदर देखना ये है कि तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज़ की क्या जो है वो नताइज बरामद करती है, जो एक कॉन्टेस्ट होगा इसमें। अब इस कंटेस्ट के अंदर देखें, जो दो बातें बताई जा रही थी कि पंजाब के अंदर इनको नॉमिनेशन पेपर्स फाइल नहीं करने दिए गए, तो सबसे ज़्यादा फाइल तो नहीं क्यों हुए हैं। अब राना साहब बता रहे हैं कि 90% टिकट दे दिए हैं, लेकिन मेरे ख्याल मुताबिक मुझे तो यानी रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आसपास मुझे तो अभी तक नहीं मालूम। लोगों ने अपने नॉमिनेशन ज़रूर फाइल किए हैं, लेकिन अभी तक कोई क्लियरेंस, कोई इशू तो नहीं की है उन्होंने, पार्टी ने कोई बाज़ाब्ता तौर पर कि ये हमारा उम्मीदवार है। तो वो यानी टिकट्स देंगे, टिकट्स के बाद उम्मीदवारों को देखेंगे कि वो कौन से उम्मीदवार उतार रहे हैं मैदान के अंदर, और फिर वो उम्मीदवार, देखिए इलेक्शन एक आपकी पॉपुलैरिटी होती है और दूसरा इलेक्शन डे में आपका आधा इलेक्शन होता है, उस दिन आपने मैनेज करना होता है। यानी जो कह देते हैं ना कि जी ये तो एक हवा है और लोग खुद जाएंगे और जाकर अपना वोट कास्ट करेंगे, लोग हमारी वो कौम है, वो मैं आजकल वो बट कढ़ाई की बात कर रहा हूँ, तो वो यानी आप बट कढ़ाई के लिए आपको वेट करना पड़ जाए तो कम से कम आपका 1 घंटा तो गुजर जाता है। ये कौम मैंने पाकिस्तानी कौम ही है जो 1 घंटा खाना पकने का इंतजार करती है, फिर 1 घंटा उसको खाना खाती है, फिर कहते हैं चलिए जी वोट डालने चलते हैं। तो टाइम तो लिमिटेड है। जो ज़िमनी इंतखाब हुए थे हसन साहब पंजाब के अंदर, और उसमें कहा जा रहा था कि नून लीग 15 सीटें जीत जाएगी, तो वहाँ पे भी यही था कि रूरल हल्के थे, तो आवाम किस तरह निकलेगी, तो वहाँ पे ये बात एक तरह से गलत नहीं साबित होगी कि आपको निकालना पड़ेगा। पीटीआई ने अपने मुनहरफ अरकान को हराया है, वो मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार उनमें से कोई भी नहीं था, पर अवाम तो खुद निकली। सारे वो लोग थे, अवाम खुद ये सारे वो लोग डी सीट हुए थे जिन्होंने पार्टी लाइन क्रॉस की थी, और फिर वहां पर मुस्लिम लीग नवाज के अपने उम्मीदवार भी वो कह रहे थे जी कि हमने इनको वोट नहीं देना, हमारी सीट पर इनको क्यों दिए, वो उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ते रहे हैं। एक जगह के ऊपर एक उम्मीदवार ने दूसरे उम्मीदवार के चीफ सपोर्टर्स के ऊपर 100 FIRs कराई हुई थी। कितनी? 100 FIRs। तो जब इस किस्म के हालात हों ऑन ग्राउंड, जो है वो लीडरशिप को चाहिए था कि हमजा साहब जाते, जाकर बैठते, उनसे बताते, उनको मनाते, कोई ना कोई एक वे आउट निकालते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पीटीआई ने पीटीआई को हराया। अच्छा गरीदा, ये जो हसन ने पॉइंट उठाया ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अब एक और चीज भी है कि बयानिया था कि वोट को इज्जत देने वाला जो बयानिया था, कहा जा रहा है कि उसमें भी तब्दीली आई है। फिर बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोगों को अकोमोडेट किया जा रहा है जिनकी जानिब हसन साहब ने इशारा किया कि वो जनाब उधर से इधर शामिल हुए। खुद राजा रियाज साहब जिस हल्के में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वहां पे राना एहसान अफजल साहब बड़े जबरदस्त कैंडिडेट हैं नून लीग के, उनको हो सकता है टिकट ना मिले, तो इसका नुकसान भी तो हो सकता है ना नून लीग को इन इंतखाबात में। देखें, ये नून लीग के लिए एक बहुत बड़ी पसूड़ी पड़ गई थी कि जब अदम एतमाद के हवाले से इकट्ठा किया गया था लोगों को, चाहे वो वफाक में इकट्ठा किया गया हो, जिस तरह की अपोजिशन राजा रियाज साहब ने की, फ्रेंडली अपोजिशन, PMLN की, PDM प्लस पीपल्स पार्टी की बी टीम बनी हुई थी अपोजिशन, जो अभी 16 महीने की पार्लियामान रही थी। अपोजिशन के नाम पे वो एक मजाक था। इसी तरह जब हमजा शहबाज के लिए वोट लेने थे, तो जो उस वक्त नून लीग का फॉरवर्ड ब्लॉक बना के बैठे हुए थे, अशरफ अंसारी हो गए, गयास साहब हो गए, एक दाढ़ी वाले शख्स थे, इनको नून लीग ने खुद ऑफर किया था कि आप हमारे साथ आ जाइए, हमें वोट दीजिए, और फिर हम जब आम इंतखाबात आएंगे तो आपको टिकट देंगे हम। तो जो अशरफ अंसारी के साथ हुआ था, जो बड़ा रिपोर्ट हुआ, वो यही मामला था कि नून ने जब हमजा शहबाज के लिए वोट लेना था तो इनको इकट्ठा कर लिया था। तो अशरफ अंसारी वहां पे ठीक कह रहे थे कि जी मुझे तो आप लोग वापस लेके आए थे, जब हमजा शहबाज के लिए वोट चाहिए था, मुझे आप लोगों ने प्रॉमिस किया था। अच्छा, इसी तरह राजा रियाज से प्रॉमिस हो गया था, अब उनको ज़ाहिर कंपेंसेट तो करना है, फिर सारे उनकी खदमात का सिला भी उनको देना है। राना एहसान अफजल साहब बहुत तगड़े हैं कि उनके वालिद साहब, जो कि अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए,
राना अफजाल साहब, बिल्कुल थे, वो बड़ी नफीस, बड़ी अच्छी शख्सियत थे, नवाज शरीफ के बहुत करीब थे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ दोनों के बड़े अच्छे दोस्त थे, बहुत करीबी थे। इसी तरह तलाल चौधरी वाली सीट पे देख लें आप, वहां पर भी रफड़ पड़ा हुआ है, वहां पर सूड़ी पड़ी हुई है। वो मिल गया है फरीदा, वो तलाल को मेरे ख्याल से टिकट मिल गया है। लाहौर के अपने वो अंदर तलाल, वो नवाब शरीफ के मुकाबले में तलाल को मिल गया टिकट मेरे ख्याल है। अच्छा जी 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 गरीदा, इसके लाहौर के अपने अंदर शेख अयास, रोहिल असगर और अयास सादिक वाली सीट पर रफड़ पड़ा हुआ है। एक को सपोर्ट कर रही हैं मरियम नवाज साहिबा, एक को सपोर्ट कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। अभी तक किसी का टिकट फाइनल नहीं हुआ, और अगर किसी एक को टिकट मिलेगा, दूसरा कहता है मैं आजाद खड़ा हो जाऊंगा। तो ये नून लीग के लिए बड़ी एक खतरनाक किस्म की सिचुएशन तो है इलेक्शंस के लिए। लेकिन उसके बावजूद मैं समझती हूँ कि नून लीग के लिए पंजाब में स्वीप करना आसान हो जाएगा। स्वीप ना भी किया तो कम से कम एक अच्छी साइजेबल नंबर हासिल करना उनके लिए आसान हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स कुछ बहुत ज्यादा हमें तगड़े नजर नहीं आते। ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गरीदा का। राना साहब, आप तहरीक इंसाफ ये तो कह रही है कि जी हमने 2500 कागजात नामजदगी हमारे लोगों ने जमा करवा दिए। अब वो कागजात के ऊपर तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी ना, कैंडिडेट का हल्के में होना, हल्के की सियासत को समझना, अब उस तरह की शख्सियात नज़र नहीं आ रही। तो आप समझते हैं कि इस पोजीशन में वो हैं कि कोई साइजेबल कोई सीट्स वो जीत सकेंगे, या सिर्फ ये वही सोशल मीडिया तक की धूमधाम के लिए जी 2500 हमने कागजात जमा करवा दिए हैं तो देख लें जी हमारी बल्ले बल्ले हो गई है? देखिए, एक तो बात ये मैंने 2 अपनी जिंदगी में रेफरेंडम देखे, एक ज़िया-उल हक का देखा था, एक मुशर्रफ का देखा था। अगर आप हालात एक रेफरेंडम की शक्ल में बना देते हैं कि पीटीआई को बिल्कुल माइनस कर देते हैं और मियां नवाज शरीफ साहब ही अकेले पंजाब में नजर आएंगे और उनके इर्द गिर्द कोई नजर नहीं आएगा, तो ये एक रेफरेंडम होगा जैसे मुशर्रफ का हुआ था या ज़िया-उल हक का हुआ था। और वो मुझे रेफरेंडम की झलक नजर आनी शुरू हो गई है कि जिस तरह आपने अभी आज भी जो ताइद कुनंदा और तजवीज़ कुनंदगान है उनके साथ जो कुछ हो रहा है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि रियासत ये तय कर चुकी है कि इस इंतखाबात में नवाज शरीफ बामुकाबला नवाज शरीफ हो गए। और उसमें भी कुछ लोग कह रहे हैं ना कि नवाज शरीफ बामुकाबला अगर नवाज शरीफ भी हुए तो फिर भी वो दूसरे नंबर पे आ रहे हैं। तीसरा नंबर कहते हैं, तीसरा भी बड़ा इशू है राना साहब। मेरी अर्ज सुन लीजिए कि अभी मेरा जुमला पूरा नहीं हुआ था कि मुझे ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ बामुकाबला नवाज शरीफ होंगे, लेकिन फिर भी मुझे कहीं ऐसा लगता है कि अगर नवाज शरीफ बामुकाबला नवाज शरीफ हुए ना, तब भी नवाज शरीफ तीसरे नंबर पे ही आएंगे। क्योंकि जो मैं अवाम की नब्ज देख रहा हूँ, मैं तो एक सहाफ़ी हूँ, सारा दिन लोगों से मिलता हूँ, उनके ख्यालात जानता हूँ, तो जो मैंने पहली दफ़ा पाकिस्तान के आम तबके में रद्द अमल देखा है इस निज़ाम के हवाले से और इस सारे जो कुछ भी चल रहा है वो बड़ा खौफनाक है। और मुझे ऐसा लगता है कि इंतखाबात वाले दिन अगर ज़रा सी कोई ऐसी वेव चल गई तो ये सारा कुछ इंतज़ाम बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे वर्ल्ड कप तक इंडिया से फाइनल तक में जीतता हुआ नजर आया था और फिर भरे पूरे क्राउड के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने उसको रुसवा कर दिया। तो मैं आज शहबाज शरीफ हमजा जो है ऑलरेडी मियां साहब को इस बात की तरफ इंडिकेट कर चुके हैं कि उनकी पोजीशन जमीनी क्या है पंजाब में। अब आप मैनिपुलेट कर लें, इस तरह करके एक रेफरेंडम करा लें, लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा कि ये फतह नवाज शरीफ की सियासी हमेशा के लिए इनिंग खत्म कर देगा। अगर उन्होंने वोटों के जरिए, इलेक्टेबल्स के जरिए जोड़ तोड़, ऊपर की ताकत मिलकुल के ये सारा कर लिया तो उनका 42 साल कैरियर जो है वो पहली दाव पे लग चुका है। ये हमेशा खत्म हो जाएगा। वो फिर इससे बाहर नहीं आ सकेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ कैसा खिलवाड़ किया। तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई के जो टूटे फूटे हैं इनसे ना डरे, इनके कागजात होने दें, ये माड़े हैं, इनको कोई नजर नहीं आता, इन्हें इलेक्शन साइंस का नहीं पता, उस दिन के डायनामिक्स का नहीं पता। इवन देन एक दफा इन्हें मैदान में तो उतरने देना, फिर देख लेंगे कोड़ी दा मैदान। चले, वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे। वेलकम बैक। अच्छा हसन साहब, राना साहब तो बार बार कह रहे हैं मासूम ये मासूम वो, पर मासूमियत पे तो वोट नहीं पड़ेगा ना, एक सिंबल भी चाहिए और वो सिंबल का मसला बना हुआ है तहरीक इंसाफ के लिए। मिल गया ना वो अभी तक तो मिल गया, पर आपको पता है 9 जनवरी को दोबारा समाअत होनी है, नौरीन के आंसू भी पूरी कौम ने देखे। तो मसला ये है कि आपको लगता है कि सिंबल एक उनके पास रहेगा और दूसरा कि सिर्फ नाम पे या सिर्फ सिंपथी में इतना वोट पड़ सकता है कि आप जो है बड़े पैमाने पे कुछ सीटें निकाल लें?
देखिए, हमारी कोप बड़ी जज्बाती है, सिंपैथी के ऊपर वोट देती है। अगर मैं कहूँ कि सिंपैथी पर वोट नहीं है तो हमेशा सिंपैथी पर वोट काफ़ी बड़ा पड़ता है, लेकिन अगर कह दें कि कारकर्दगी के ऊपर वोट, तो फिर माजरत के साथ फिर पीटीआई को वोट नहीं मिलना। कारकर्दगी अगर इन कंपैरिजन विद मुस्लिम लीग नवाज अगर आप करेंगे तो कारकर्दगी उनके पास सेल करने को, यानी अपने इलेक्शन के लिए, वोटों के लिए बहुत कुछ है। यानी मोटरवेज खाली देख लें, आप ये देख लें कि जो उन्होंने बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म कर दी थी, ये बात सच है। उससे पहले जब पीपल्स पार्टी का दौर था तो हम 1 घंटा बिजली आती थी, बल्कि आधा घंटा बिजली आती थी और 1.5 घंटा बिजली नहीं होती थी। तो ये सिचुएशन है। दूसरी बात यह है कि जो पीटीआई की मकबूलियत वो सोशल मीडिया पर इसलिए है जो कि लोगों को समझ नहीं आती। आप मुझे दे दें ना किसी भी पार्टी का, मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया मुझे दें और मुझे आप महीने का बजट दें 5-6 करोड़ रुपया, तो मैं आपको पीटीआई को बीट करके दिखाता हूँ। उसमें फिर आपके पास तरीकाकार हैं, टूल्स हैं, जिस तरीके से आपने चलना है, पूरी कैंपेन आपने टीम्स रखी होती हैं। मैं एक ट्वीट करता हूं और टीम मेरे पीछे है, कोई मेरे खिलाफ एक मैसेज करेगा, वो 50 बंदा उसको जवाब देगा, फिर उसको घर तक छोड़कर आएगा। मतलब इस तरह की चीज़ें, तो ये तो बड़ी ऑफिस इनकी तो हर देखें, शहबाज गिल साहब की अपनी टीम थी, असद उमर साहब की अपनी टीम थी, जहांगीर खान तरीन की अपनी टीम थी, और हर एक के पास 2-2, 250 की टीम थी। तो जहांगीर तरीन साहब ने अपनी टीम रिटायर्ड कर दी, अब तो वो लीडर बन गए। किधर है उनकी टीम? वो हमें नजर नहीं आ रहे उस तरह वो सोशल मीडिया पे आईपीपी का जो होना चाहिए। आईपीपी का देखिए, बात ये है ना कि वो कितना खर्चा करेंगे, उन्होंने पूरी पार्टी को रन करना है अभी। तो अब देखें कि अब अलीम खान साहब खर्चा कर देना, जहांगीर तरीन साहब ने लाजमी। अच्छा, वैसे ये दोनों मोअज़्ज़ज़ शख्सियात वो थी हसन भाई जिनके हवाले से कहा जाता था कि ये एटीएम्स हैं और पूरा निज़ाम ये चला रही हैं, तो अब ये 2 एटीएम्स एक जगह पे इकट्ठी हो गई हैं और उधर कुछ नहीं चल रहा। जो एटीएम्स है ना, वो अमेरिका में भी बैठी हुई हैं, वो आती हैं 15-15, 20-20 हज़ार डॉलर वो कैश पकड़ाती हैं, कहती हैं पकड़ लो, वो जनाब इसको इतने पैसे दिए, इतने, उनको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो वहीं का पैसा वहीं से बाहर चला जा रहा है। तो आपको वो पाकिस्तान के सिस्टम में वो चीज़ आती ही नहीं है, देखने को नजर नहीं मिलती। जो लोग बाहर बैठे हुए वहां से ऑपरेट कर रहे हैं। तो भाईजान ये तो कुछ ग्राउंड रियलिटीज हैं जिसको आप मतलब इसको साबित करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो लोग इस चीज को देख रहे हैं, सारी मैंने कल पूछा, इवन फरहान वरिक साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, जो बानी है पीटीआई के सोशल मीडिया के, आपको जानते हैं ना डॉक्टर फरहान सोशल मीडिया एक्सपर्ट जो है, गरीदा फारूकी साहब के प्रोग्राम में भी गालिबन एक दिन आए हुए थे, देखा। हाँ जी, तो मैंने उनसे पूरा सिस्टम समझा के मैंने कहा यार क्या वजह इतनी ताकत है। वो कहते हैं कोई भी पोल ले आओ, खर्चा आप करो, दुनिया की कोई ताकत आपको वो पोल नहीं हरा सकेगी, आप वो पोल जीतेंगे, लेकिन पैसे लगाने पड़ेंगे। अब मेरे पास उतना पैसा है नहीं, आपसे थोड़ा उधार मिल जाए तो लगा लेता हूं मैं भी। ठीक है। अच्छा एहसार राना साहब, एक तो ये भी मैं आपसे पूछूंगा कि इस वक्त जो है सिर्फ क्या मासूमियत पे वोट पड़ेंगे? अगर कारकर्दगी की बात की जाए तो एक तरफ शहबाज स्पीड है, दूसरी तरफ बुज़दार स्पीड है, और वो पूरी कौम ने देखा। तो कारकर्दगी का कोई लोग उनसे पूछेंगे? और दूसरा ये जो कागजात छीनने का आपने जिक्र किया, मौलाना ने भी आज प्रेस टॉक में कहा है कि इसकी हम मजम्मत करते हैं और जिस तरह के ये हालात हैं इसकी जिम्मेदारी जो है फिर इलेक्शन कमीशन पे आती है। तो ये इसको आप कैसे देख रहे हैं कि मौलाना की जानिब से इसकी मजम्मत किया जाना? देखें, अगर आप वो स्पीड की बात करते हैं ना, तो फिर तो मोहसिन नकवी की तो ओवर स्पीड है, तो उन्हें रहने देते हैं। नहीं मोहसिन नकवी नहीं सर, राना साहब एक मिनट प्लीज सर मोहसिन नकवी की ओवर स्पीड नहीं, वन व्हीलिंग है। मतलब उनका जो काम है वो करवाने नहीं आ रहे, वो वन व्हीलिंग करते जा रहे हैं आइन और कानून के सामने। पर एनीवे प्लीज कैरी ऑन। बस ये देख लेना, कानून ऐसे ही है। कानून तो इसहाक डार साहब को 4 साल तलाश करता रहता है, फिर कानून अपनी तैयारी में बिठा के उन्हें लाके और माजरत करके उन्हें वजीर खजाना बना देता है। तो ये कानून की छोड़ेंगे, कानून जो है वो मुमकिन नाक है ताकतवर के सामने। लेकिन अभी फजलुर रहमान साहब ने अभी आज गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा कि मासूम खान को कोई विक्टिमाइज नहीं किया जा रहा, उन्हें तो प्रोजेक्ट के तौर पे ऊपर लाया जा रहा है। और ये बात मैं बड़े दिनों से कह रहा हूँ कि 2400 लोगों के कागजात भी जमा हो गए। मासूम खान के खिलाफ आज साइफर केस की जो है वो भी उस पर भी आ गया कि जिसपे रोक दें, उन्हें मासूम भी करार दे दिया गया। मुझे लग रहा है कि कहीं कोई बड़ा हाथ ना हो जाए मियां साहब के साथ और सारा कुछ किया धराया जो है यहीं का यहाँ ना रह जाए। क्योंकि छोड़ दे सोशल मीडिया, छोड़ दे सारा कुछ, सब कुछ छोड़ दे। अगर आप इतने ही आप तगड़े हैं तो आपको खौफ किस बात का है? किस चीज की वजह से आप ये सारा कुछ करते फिर रहे हैं? और रही कारकर्दगी की बात, तो यार मुझे नहीं समझ आती कि हम इस बात को क्यों कारकर्दगी लेते हैं कि जी देखें हमने लोड शेडिंग खत्म की। तो ये पैदा किसने की थी? पिछले 40-45 साल से हुक्मरान आपसे, तो लोड शेडिंग पैदा किसने की थी? किसके दौर में पैदा हुई थी? किसके दौर में माली बुरान पैदा होकर 4-4 दफा IMF के चरणों पे जाके हमें बैठना पड़ा था?
तो कारकर्दगी को खाली होता नहीं है, ये इसाकदार टाइप बयानात के जी हमने डॉलर को यूं कर दिया था, मसनूई तौर पे आपने जो बबल तैयार की थी वो फिर फट भी गई थी। तो कारकर्दगी ये नहीं है, मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ, मेरी एक राय है जाती, कारकर्दगी इस कहते हैं कि कोई लीडर अपनी कौम को आगे कितना लेके गया। अगर आपके दौर में पाकिस्तानी कौम पे कर्जों का बोझ पड़ा और हर आदमी के कर्ज बढ़े, तो ये कारकर्दगी नहीं है, ये सिर्फ रंगबाजी है, आपने की, कामयाब रहे, लेकिन फिर भी अवाम में अगर आपकी पजीराई नहीं तो इसका मतलब ये कि अवाम आपसे मुतमईन नहीं है। अच्छा हसन अय्यूब साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे कि जी ईसीपी के पास जो टोटल शिकायत मौसूल हुई हैं, जो आप कहते हैं ना कि पेपर खींच लिए गए सब कुछ के मुल्क भर से, वो 47 इन राइटिंग है, 47 शिकायत हैं टोटल। और दूसरी बात वो राना साहब फरमा रहे थे मासूम खान, 47 भी साइजेबल है ना कि 47 लोगों से कागजात छीने, ये कागजात नामजदगी छीनने की नहीं, टोटल कंप्लेंट्स जो है, टोटल कंप्लेंट्स रवैये के हवाले से कोई अपनी इस तरह की चीज़ जो कि आरओ के अगेंस्ट आप चले जाते हैं ना, कंप्लेंट ले जाते हैं, तो वो है। तो इसमें और दूसरा जो ये मासूम वाली बात है ना, सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला पढ़ें तो उसका कहने का मतलब ये था कि इनोसेंट राना साहब ना इनोसेंट बार मासूम कहते हैं, इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी, मुझे तो वो जितने मासूम वो खान साहब हैं उतने ही मासूम कुरैशी साहब हैं और उतना ही मासूम कोई और एक्यूज है वैसे और उतने ही मासूम ये राना साहब भी हैं, ये जो बार-बार जी बिल्कुल यूज कर रहे हैं। और दूसरा वो आपको मालूम है कि मुश्ताक गनी साहब जो हैं वो एब्सकॉन्डर थे, तो अब उनके पीके 45 और NA 17 से जो उनके नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो मुस्तरद हो गए हैं। तो अभी ये भी अब चीज़ आप आगे देखेंगे कि जिनके फाइल तो हुए थे, तो अभी वो नॉमिनेशन जो है कई उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके मुस्तरद भी हो जाने क्योंकि वो एब्सकॉन्डर हैं। जब वो कानून को मतलूब हैं तो फिर अगर वो अपने आप को कानून के सामने पेश नहीं करते तो फिर आपके फंडामेंटल राइट्स जो है पीओ के सस्पेंड हो जाते हैं, जब तक अनटिल अनलेस वो खुद को पेश करेंगे फिर उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो सकते हैं। तो या तो फिर इनको आना पड़ेगा, पेश होना पड़ेगा, खुद को जेल जाना पड़ते, जेल से इलेक्शन कंटेस्ट करने पड़ेंगे, या कई लोगों को फिर इस तरह का जो है वो अपनी डिस्क्वालिफिकेशन बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ब्रीफली राना साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, मुझे हसन भाई की आवाज जरा थोड़ी क्लियर नहीं हुई, लेकिन बस मैं तो ये समझता हूँ कि हसन भाई को शायद मासूम पे बात कर रहे थे, तो देखें ना, ये तो किस्मत की बात है कि कोई किसी को सादिक भी मिल जाता है, अमीन भी मिल जाता है, मासूम भी मिल जाता है, और कोई जोर लगा के भी अपने ऊपर लगे हुए दो डाकू के इल्जामात क्लियर करा पाता है, ये तो किस्मत की बात। चले वो खान साहब नहीं, कुरैशी साहब भी हैं, राना साहब, मैं खाली कह रहा हूँ, आप खाली इमरान खान साहब को मासूम कहते हैं, इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी, वो शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं, तो आप उनको क्यों जो है तासुब कर रहे हैं, सिर्फ इमरान खान साहब को मासूम कह रहे हैं, आप शाह महमूद कुरैशी साहब को भी मासूम कहें। और जितने ये मासूमाना बातें हो रही है ना, ये वसीम बदामी साहब भी मासूमाना सवाल करेंगे आपसे। आपने साबित किया कि इमरान खान मासूम है और शाह महमूद कुरैशी मजलूम है। जो ट्रीटमेंट आपने किया, मैं उन्हें मासूम नहीं मजलूम करार देता हूँ, और जालिम का फैसला आप कर लेंगे कौन हो सकता है। GHQ हमलावर जो केस के अंदर जो बंदा है, मैं तो उसको मजलूम नहीं समझता। बात है मेरा अपना हसन अय्यूब साहब, एसआर राना साहब, आप दोनों शख्सियत का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने प्रोग्राम सुना। मुल्क अब सियासत जो है हमारी वो इंतखाबात की तरफ जा रही है, और आप लोगों ने ही फैसला करना है इन इंतखाबात के अंदर कि आपको किसी की मासूमियत पसंद आई, किसी की मजलूमियत को आपको दुख है, किसी के आंसू के ऊपर नज़र पड़ी तो आपका दिल बैठ गया और आपने कहा कि नहीं जनाब, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को जो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं उनको सामने रखते हुए आपने फैसला करना है, और जो भी पाकिस्तान के लिए बेहतर आप समझते हैं कि है उसको आपने वोट डालना है। लेकिन अपने जमहूरी राइट का इस्तेमाल ज़रूर करें, बाहर निकलें, वोट डालें, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए आप वोट डाल रहे हैं, आइन के लिए वोट डाल रहे हैं, जमहूरियत के लिए वोट डाल रहे हैं, और आपके वोट से ही पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी। अगले हफ्ते आप लोगों से इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।